हेलो बच्चों। होप कि पिछला वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। कंप्यूटर के बारे में एलिमेंट्री आइडिया या बेसिक जानकारी तुमको मिली होगी। चलो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर में दो चीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो पिछले क्लास में हम यूज़ भी किए थे, उपयोग किए थे। दो टर्म कि कंप्यूटर जो है रॉ डेटा को एज इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस्ड रिजल्ट हमको इंफॉर्मेशन के रूप में देता है। तो तुम्हारे मन में सवाल आया होगा, और हम ये कहे भी थे कि हम डेटा के बारे में बात करेंगे कि डेटा होगा क्या। तो चलो अब हम लोग उसी पर काम करते हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन होता क्या है। कि डेटा क्या होता है और हम लोग इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे। तो अगर डेटा को हम लोग परिभाषित करें, समझें, तो हम लोग ये कहेंगे कि कोई भी रॉ फैक्ट या फिगर, जैसे कोई हम संख्या दे दें, किसी का कुछ नाम दे दें। उदाहरण के लिए जैसे मान लो हम कहें कि ये कोई संख्या है, मान लें ये कोई नाम है, मान लें ये, ठीक है। मान लो हम कहते हैं ये। तो अभी क्या है कि ये सब कुछ फिगर्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं। क्या इसका अभी कोई मतलब निकल रहा है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अभी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इसको देख के तो जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये ठीक है। लेकिन क्या तुम इसके बारे में अनुमान लगा सकते हो? क्या तुम इसके बारे में अनुमान लगा सकते हो? क्या तुम इसके बारे में अनुमान लगा सकते हो? इसके बारे में हो सकता है कि कोई कहे कि सर 2021वां साल चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारा ईयर ही रिप्रेजेंट कर रहा हो। कुछ और भी चीज हो सकता है कि नहीं? तो कहने का मतलब, कोई भी फिगर अगर हमको दिया हुआ है या रॉ डेटा दिया हुआ है, रॉ फिगर, रॉ फैक्ट, तो ऐसे चीजों को हम लोग कहेंगे डेटा है। इसका कोई अभी खास मतलब निकल नहीं रहा। हम अनुमान लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। तो डेटा यही चीज हो गया कि कोई भी रॉ फैक्ट या फिगर एक डेटा है हमारे पास। तो इंफॉर्मेशन क्या होगा? तो डेटा को हम लोग प्रोसेस करके कोई मीनिंगफुल चीज हम लोग बतलाएं अगर, ठीक है, तो वो मीनिंगफुल वे में जो हमारे पास आ रहा है वो कहलाता है इंफॉर्मेशन है। मतलब इन सब का प्रोसेसिंग करके एक हम मीनिंगफुल कोई सेंटेंस बना दें तो वो एक इंफॉर्मेशन हो गया। जैसे अगर मान लो हम कहें कि राहुल लिव्स इन स्ट्रीट 2, किसी लोकेलिटी में बात हो रहा है, और मान लो हम ये कहें कि राहुल कोई व्यक्ति है जो कि स्ट्रीट 2 में रह रहा है, ऑफ एज 26 years, गेट्स या गॉट अ जॉब इन ईयर 2021।
तो अभी क्या है कि इन सब फिगर्स को हम कलेक्ट करके एक मीनिंगफुल वे में उसको रिप्रेजेंट किया है। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग उसका प्रोसेसिंग किए, जिससे कि वो एक मीनिंगफुल वे में हमारे पास आया, मीनिंगफुल वे में हमको मिल रहा है, और ये प्रोसेस्ड डेटा है और ये कहलाता है इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एकदम सिंपल भाषा में अगर हम इंफॉर्मेशन को परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे कि इंफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा को हम लोग कहेंगे इंफॉर्मेशन, सिंपल सा बात ये। ठीक है, और डेटा को क्या कहेंगे? तो एनी रॉ फैक्ट और फिगर इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, तो डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में यही बातें हैं जो आपको एकदम सिंपल भाषा में समझनी है ना, कि डेटा हो गया कोई भी रॉ फैक्ट या फिगर, और इंफॉर्मेशन हो गया प्रोसेस्ड डेटा जो कि एक मीनिंगफुल वे में हमको मिलता हो उसका रिजल्ट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। क्या क्रम होता है किसी कंप्यूटर के काम करने का? तो देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक साइकिल के रूप में काम करती हैं, जिसको कि हम लोग आईपीओ साइकिल कहते हैं। तो अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि आईपीओ साइकिल होता क्या है? तो आईपीओ साइकिल का मतलब हो गया इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो अगर मान लो कोई व्यक्ति तुमको यह कहे कि भाई 2 नंबर जोड़ के बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक बहुत ही छोटा सा, इस चीज को समझने के लिए हम ले रहे हैं कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल से हमारा क्या मतलब है। तो मेरा यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहे कि भाई 2 नंबर आप हमको जोड़ के बताओ, तो सबसे पहले तुम्हारा डिमांड ये होगा कि भाई हमको कौन सा 2 नंबर जोड़ना है, आप वो 2 नंबर हमको दो तो पहले। यानी तुम उसको डिमांड कर रहे हो इनपुट का, क्योंकि तुमको काम करने के लिए डेटा चाहिए। तुमको अगर कोई कह दे कि 2 नंबर जोड़ के बताओ, हालांकि तुम स्वतंत्र हो कोई भी 2 नंबर जोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी तुमको वो 2 नंबर तो चाहिए कि कौन सा 2 नंबर हम जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी काम को पूरा करने के लिए हमको कुछ ना कुछ इनपुट के रूप में चाहिए होता है। मैक्सिमम केसेस में, हम हर जगह नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमको कुछ ना कुछ इनपुट के रूप में चाहिए मैक्सिमम काम में। अब चाहे वो 2 नंबर जोड़ने के लिए कहें, या घर में तुमको कोई सामान लाने के लिए कहा जाए कि मम्मी ने कहा कि भाई ये सामान ले आओ बाजार से, 1-2 चीज तुम वहां भी डिमांड कर सकते हो कि मम्मी पैसा चाहिए, थैला चाहिए, वो इनपुट हो गया। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर तुमको कोई व्यक्ति जोड़ने के लिए कह रहा है 2 नंबर, तो तुम सबसे पहले रुकोगे, वेट करोगे कि तुमको 2 नंबर दिया जाए, तो वो 2 नंबर तुम्हारे लिए इनपुट हो गया। अब आते हैं प्रोसेसिंग। तो जब 2 नंबर आपको मिल गया तो आप क्या करोगे? दोनों जोड़ दोगे। ठीक है, जो भी एडिशन का रूल होता है, जो नियम है, उसको उपयोग में लाते हुए तुम वो दोनों नंबर जोड़ दोगे। अब क्या होगा? जोड़ने पर कोई एक मान आया होगा, दोनों संख्या को जोड़ने पर। तो वो क्या हुआ कि वो संख्या तुम उस व्यक्ति को बताओगे कि भाई वो दोनों नंबर जोड़ने पर मेरा ये आया है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आउटपुट। तो अधिकतर केसेस में कोई भी काम में
मेरा यही 3 स्टेप चलता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। जैसे वो हम बाजार वाला जो उदाहरण ले रहे थे, इनपुट के रूप में आपको पैसा मिला, थैला मिला। प्रोसेसिंग आप क्या किए, बाजार गए, सामान खरीदे, थैले में डाले। आउटपुट क्या हुआ, घर में लाके दे दिए थैला। ठीक है। और भी बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि कोई एक घर बनवाना है, आपने बिल्डर को कांटेक्ट किया कि भाई हमको घर बनवाना है। अब उसका डिमांड क्या होगा, या तो कहेगा कि हमको आप पैसा दे दीजिए, इतना सारा काम आपका हो जाएगा, तो वो इनपुट हो गया। नहीं तो कहेगा भाई हमको लाइए, बालू लाइए, छरी लाइए, ईटा लाइए, सीमेंट लाइए, लेबर लाइए, वो सारा चीज इनपुट हो गया। अब वो बिल्डर क्या करेगा, सबसे काम करवाएगा घर बनवाने का। तो वो जो घर बनवाने का काम हो रहा है वो प्रोसेसिंग हो गया, बन रहा है, कंप्लीट हो गया काम, बना बनाया घर आपको मिल गया एज आउटपुट, वो आउटपुट हो गया। तो मैक्सिमम केसेस में जो भी काम परफॉर्म होता है वो यही 3 स्टेजेस में होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है। तो कंप्यूटर भी जो है इसी साइकिल पर काम करता है कि किसी चीज को अगर उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग उसको करना है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको कोई इनपुट प्रोवाइड करें, जिन डेटा पर वो काम करेगा उसका वो प्रोसेसिंग करेगा और फिर रिजल्ट आपको आउटपुट के रूप में देगा। आप उदाहरण के तौर पर, जैसे हम पिछले क्लास में भी उदाहरण लिए थे एटीएम का, तो एटीएम मशीन में आप क्या करते हो, पिन एंटर करते हो, कितना अमाउंट विथड्रॉ करना है वो एंटर करते हो। तो ये सब क्या हो गया, ये सब इनपुट हो गया। ये सारा डेटा आपने उसको प्रोवाइड करा, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करेगा मतलब कि आप देखेगा कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तब फिर जाकर के आपको उतना अमाउंट वो आउटपुट के रूप में, कैश के रूप में आपको दे देगा, वो तुम्हारा आउटपुट हो गया। तो अधिकतर केसेस में यही होता है। तो कंप्यूटर भी यही 3 स्टेज में काम करता है। इनपुट उसको रिक्वायरमेंट होता है, जो इनपुट मिलता है उस पर वो प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेस करके जो रिजल्ट आया वो आपको आउटपुट के रूप में वो प्रोवाइड करता है। तो अब अगर हम लोग ये समझ रहे हैं कि कंप्यूटर का फंक्शनिंग आईपीओ साइकिल पर चल रहा है, तो इसको काम करने के लिए जो कंपोनेंट्स होगा उसको हम लोग कौन कौन से कैटेगरीज में बांटेंगे। तो चलिए अब उस पर हम लोग काम करते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट कंप्यूटर का होगा क्या क्या। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो जैसा कि हम लोग देखे, कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पर काम कर रहा है, तो इसी आधार पर उसके फंक्शनल कंपोनेंट्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं। किसमें किसमें? इनपुट यूनिट, ठीक है, इनपुट यूनिट के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग सीपीयू कहेंगे, और आउटपुट यूनिट, और यहां पर हम लोग आते हैं, सीपीयू के साथ ही इसको हम लोग अटैच करेंगे मेन मेमोरी। ठीक है।
तो ये अलग अलग फंक्शनल यूनिट हो गया, किसी कंप्यूटर का फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। अब जैसा कि तुमको नाम से पता चल रहा होगा, जो अभी हम तुमको आईपीओ साइकिल में तीनों टर्म बताए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, उसी आधार पर मेरा इनपुट यूनिट है, इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। मेमोरी का काम थोड़ी देर में हम लोग पहुंचते हैं, क्या होगा, कैसे उस पर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो ये अलग अलग फंक्शनल कंपोनेंट्स हो गया किसी कंप्यूटर का। इनपुट यूनिट के थ्रू वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा, और तब फिर वो आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट देगा। तो चलिए अब सबसे पहले आते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। हम लोग समझेंगे कि इनपुट यूनिट होता क्या है, किससे बना होता है, काम किस तरह से ये करेगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में, छोटा सा संक्षेप में। पिछले वीडियो में हम जैसा बताए थे कि कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे कि देखो ये सब अलग अलग कंपोनेंट है जिसके बिना हम लोग कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसमें हम इनपुट डिवाइस भी एक कंपोनेंट लिए थे। तो इनपुट यूनिट जो है वो इनपुट डिवाइस से ही बना होता है, ठीक है। काफी सारा इनपुट डिवाइसेस है ना, जैसे कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे ऑडियो अगर इनपुट हमको चाहिए तो उसके लिए माइक हो गया। तो ऐसा बहुत सारा और भी होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर, जब तुम किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, तो तुम देखोगे कि प्रोडक्ट को एक वो लेजर गन टाइप से वो स्कैन करता है, ठीक है। तो वो OMR रहता है, ठीक है। OMR MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, वो होता है, उसको वो रीड करता है। OMR शीट पर एग्जाम हम लोग देते हैं बहुत सारा, ठीक है। तो वो भी हमारा इनपुट डिवाइस के रूप में आएगा, OMR स्कैनर जो होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा होगा इनपुट डिवाइस के रूप में जो हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो इनपुट यूनिट के बारे में जब हम बात करें तो हम लोग ये कहेंगे कि इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइसेस से मिलकर के बना होता है। इनपुट डिवाइस के रूप में जितना भी नाम लिए हैं पहले वो सब आएंगे। अब देखिए इसका काम क्या होगा। क्या हम इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा एंटर करते हैं, क्या कंप्यूटर उसको उसी रूप में समझता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, उसी रूप में नहीं समझता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शुरुआत ही हम इस तरह से किए थे कि कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ही समझता है। ये 1 2 3 4 ABCD ये नहीं समझता है। उसको समझाने के लिए अलग अलग कोडिंग स्कीम होता है जो बिट्स के रूप में, या हम लोग ये कहें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में वो उसको समझाया जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हम लोग ऑन ऑफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज से समझ सकते हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। और इसके लिए ये सिंबल्स यूज होता है, 1 और 0। 1 का मतलब ऑन हो गया या हाई वोल्टेज हो गया, 0 का मतलब ऑफ हो गया या लो वोल्टेज हो गया। तो ये दोनों जो है 1 और 0, इसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। इन शॉर्ट बिट्स कहते हैं। तो कंप्यूटर इसी की भाषा समझता है, बाइनरी डिजिट्स की भाषा समझता है। ये इंग्लिश, हिंदी, नंबर्स ये सब नहीं समझता है, ये केवल समझता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है कि यूजर के द्वारा जो प्रोवाइड किया हुआ डेटा है इसको वो एक्सेप्ट करता है, फिर उसको वो कन्वर्ट करता है, बदलता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, मतलब
10 के रूप में, और तब फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है मेमोरी को, ठीक है, जिस पर अभी हम आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल बात क्या रहा, इनपुट यूनिट किससे बना, तो इनपुट डिवाइस से। काम क्या हुआ इनपुट यूनिट का, कि इनपुट यूनिट यूजर से डेटा एक्सेप्ट करेगा, उसको वो कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर के समझने लायक फॉर्म में। कौन सा फॉर्म जो होगा, वो होगा 1 और 0 का फॉर्म, बाइनरी डिजिट्स का फॉर्म, या बिट्स, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को समझेगा। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का 2 ही स्टेट हो सकता है, या तो ऑन या ऑफ, या हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। तो इसी पर वो काम करेगा। तो ये तो चलिए बात हो गया इनपुट यूनिट्स के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उससे पहले एक चीज हम और बता दें, इनपुट किसी भी कंप्यूटर के काम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सही इनपुट नहीं दोगे तो सही रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक टर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO, ठीक है, कि अगर आप इनकरेक्ट इनपुट दोगे आउटपुट भी आपको इनकरेक्ट मिलेगा। तो इसलिए इनपुट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी कंप्यूटर से काम लेने में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU, हम लोग ये कहेंगे कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है। जिस तरह से किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी व्यक्ति का बिना ब्रेन के हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, मतलब बिना ब्रेन का अगर कोई व्यक्ति है तो वो किसी काम के लायक नहीं है, हम लोग ये मानते हैं। तो उसी तरह ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। बिना CPU के कंप्यूटर कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है, जो भी डेटा इसको मिला उस पर क्या काम करना है ना, कैसे करना है, ये सब यही करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और साथ ही ये कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है। ये सारा कंट्रोलिंग पावर CPU के पास ही रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली CPU जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक को हम लोग नाम देते हैं ALU, जिसको कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, और एक होता है CU, जिसको कि हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और ये दोनों सम्मिलित रूप से CPU कहलाता है। तो चलिए पहले बात करें ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। ये क्या करता है, तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का है, मतलब जितना भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपैरिजंस वगैरह का काम होता है वो सब ALU परफॉर्म करता है ना। अरिथमेटिक ऑपरेशन से हमारा मतलब होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा चीज। लॉजिकल ऑपरेशन से हमारा मतलब होगा कंपैरिजन वाला, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें, मतलब तुलना करने का। तो वो काम भी हमारा यही करता है ALU। तो क्या होता है कि जब
अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए हम लोग वैल्यूज डालते हैं इनपुट डिवाइस के मदद से, तो वो क्या होता है कि वो जाकर के कहां पर रहता है, तो मेन मेमोरी में। मेमोरी के बारे में अब हम लोग आगे थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो वो मेन मेमोरी में होता है। ये क्या करता है, मेन मेमोरी से डेटा रीड करा, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको वापस मेमोरी में भेज देगा। ठीक है, अगर एडिशन करना है तो जोड़ का जो रिजल्ट आएगा वो भेजेगा। हाँ, अगर लॉजिकल कैलकुलेशन करना है तब उसका रिजल्ट कैसा होगा। तो एक बात आप ये जान लो कि कोई भी अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसका दो ही रिजल्ट हो सकता है, दो ही आउटकम हो सकता है। अगर मान लो हम कहते हैं कि कोई एक हम तुलनात्मक एक्सप्रेशन लिखें, और हम तुमसे पूछें इसका रिजल्ट क्या, तो तुम लोग यही कहोगे सर ये गलत है, 2 5 से बड़ा नहीं होता है, ये फॉल्स है, सही नहीं है। अगर हम ऐसा कहें तो यहां भी तुम कहोगे सर गलत है, 4 बराबर 10 नहीं होगा। अगर हम ये लिखें तो तुम कहोगे सर करेक्ट है, 4 10 से छोटा होता है, ये सही है। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन अगर है तो उसका दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या सही होगा या गलत होगा, है ना। तो ये ट्रू फॉल्स के रूप में इसका रिजल्ट आता है, जो कि कंप्यूटर इसको परफॉर्म करके मेमोरी में ट्रांसफर करता है। ये ट्रू फॉल्स को भी हम लोग 1 0 से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो काम हो गया कि भाई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, कि सारा अरिथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल कैलकुलेशंस वगैरह जो है, कंपैरिजंस वगैरह जो है, वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है, डेटा रीड करता है मेमोरी से, जो ऑपरेशन करना रहेगा वो करेगा, और जो उसका रिजल्ट आएगा वापस मेमोरी में भेजेगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट, अब इसका काम क्या है। तो जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हों, वहां एक मैनेजर का होना जरूरी है, जो उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करे, ये सबको डायरेक्ट करे, दिशा निर्देश दे, जिसके आधार पर सब कोई एक साथ मिलकर के किसी काम को अंजाम सुचारू रूप से दे सके। अगर मान लीजिए कि कोई गाइड करने वाला, कोई निर्देश देने वाला, कोई मैनेजर वगैरह अगर नहीं रहेगा, सब अपने मन मुताबिक काम करेंगे, तो क्या वो काम सही तरह से होगा? नहीं हो सकता है। तो यही कारण है कि कंप्यूटर में भी चूंकि बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बहुत सारे कंपोनेंट से वो मिलकर के बना है, तो किसी न किसी को तो ये जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि भाई हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको व्यवस्थित तरीके से, सुचारू रूप से काम करने के लिए डायरेक्शन दे, उनको कंट्रोल करे। ठीक है, ताकि जो हमको काम दिया गया है, जो कंप्यूटर को काम दिया गया है, वो सही तरह से पूरा हो। तो ये काम किसका है? तो ये काम है आपका कंट्रोल यूनिट का। इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट पड़ा, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, डायरेक्ट करता है ना, कि कब इसको मेमोरी से डेटा लेना है, कितने समय तक उसको प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन वहां से लेना है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट वो भेजेगा, तो आउटपुट डिवाइस को वो एक्टिवेट करेगा कि भाई तुम ये डेटा एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ये सारा काम वो कोऑर्डिनेट करेगा कंट्रोल यूनिट। कैसे करेगा? तो बाय सेंडिंग सिग्नल सेंड करके। ठीक है, कि जब तक सिग्नल सेंड कर रहा है तब तक इनपुट डिवाइस से डेटा रीड हो रहा है,
या जब तक सिग्नल सेंड कर रहा है आउटपुट डिवाइस को, तब तक आउटपुट डिवाइस उस डेटा को प्रिंट कर रहा है या डिस्प्ले कर रहा है। जब तक मेमोरी को सिग्नल भेज रहा है वो, तब तक वहां से डेटा हमारा या प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग यूनिट जो है या प्रोसेसर जो है रीड कर रहा है या फेच कर रहा है। फेच करने का मतलब होता है प्राप्त करना। तो वो सिग्नल्स के मदद से सिग्नल सेंड करते हुए वो उसको समझाएगा कि भाई ये जरूरत है ना, अभी आपका समय आ गया काम करने का, आप एक्टिवेट हो जाओ। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से काम करने के लिए दिशा निर्देश देना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, उनको डायरेक्ट करना, ये सारा काम जो है कंट्रोल यूनिट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये दोनों मिलकर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं, और बिना इसके कंप्यूटर कोई काम का नहीं है, परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। अगर उसमें ब्रेन नहीं है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, प्रोसेस करने वाला कंपोनेंट उसमें नहीं है, तो वो कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ये जो कंपोनेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये दोनों टर्म हमेशा एग्जाम में तुम्हारा पूछा जाता है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी कंपोनेंट एक छूट रहा है हमारा, मेन मेमोरी छूट रहा है और आउटपुट यूनिट छूट रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।